हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 20 दिसंबर और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ जीएसटी को लेकर है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल जीएसटी काउंसिल की 48th मीटिंग हुई। उसमें ये डिसाइड किया कि जो जीएसटी के अंदर कुछ क्रिमिनल प्रोविजंस थे, उन्हें हटा दिया जाए। मतलब कुछ जो आप टैक्स फ्रॉड ले लीजिए, आप जो इनकम टैक्स जो रिफंड को लेकर कुछ घोटाले होते थे, तो उनको अब डिक्रिमिनलाइज़ कर लिया गया है, ताकि जो हमारे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, थोड़ा ईज़ी रहे। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। पार्लियामेंट ने इसे पास किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब वन नेशन वन टैक्स का। सेंट्रल की तरफ एक्साइज ड्यूटी लगती थी, स्टेट में आपके वेट टैक्स लगते थे, तो सबको मर्ज करके एक सिंपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया। और ये एक टाइप का डेस्टिनेशन टैक्स है। इसका मतलब जहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल हुआ है, वहीं पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर हम जीएसटी के अंदर टैक्सेस को देखें तो इसमें एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसके बाद एक एसजीएसटी होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और एक आईजीएसटी होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, क्योंकि ये इंटर स्टेट जो सेल होती है उस पर ये अप्लाई होता है। तो जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, ये यूपीएससी में आने की संभावना रहती है। एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट का वेट, परचेस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, सेंट्रल सेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और सेस। तो ये सब मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। अब इस जीएसटी को मैनेज कौन करता है? तो जीएसटी एक काउंसिल होती है जो कि जीएसटी के लिए गवर्निंग बॉडी का काम करती है। तो इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से सेंट्रल के 2 मेंबर होते हैं, और 31 में से 28 मेंबर स्टेट के और 3 मेंबर यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। जीएसटी को इसी उद्देश्य के लिए लाया गया था क्योंकि जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसे कम किया जा सके, हटाया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई कपड़े बनाते हो, ठीक है, तो आपने कपड़े का रॉ मटेरियल लिया था, उसको उस जो क्लॉथ है तो उसमें आप ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर रखा था, पर बाद में जब जब शर्ट को बेचा गया तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ा। तो वो एक टाइप का डबल बर्डन क्रिएट कर रहा था जो हमारे बिजनेसमैन है, तो उनको उनके बर्डन को कम करने के लिए हमने जीएसटी लागू कर दिया ताकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसे लो किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ये था कि इससे जो जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी कम होगी, इससे देश में ग्रोथ आएगी, और ज़्यादा बिज़नेस होंगे तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक तो इसमें पेट्रोलियम और अल्कोहल को शामिल नहीं किया गया था, जो कि बिगेस्ट चंक है स्टेट रेवेन्यूज़ का। उसके अंदर जो मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, उसकी भी आलोचना होती रही है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ही क्या रहा अगर 4-5 टैक्स स्लैब लगा दिए जाए तो? और उसमें कुछ स्टेट का भी नुकसान हो रहा है। जैसे सपोज़ करो कुछ जो मैन्युफैक्चर हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ है, पर बिक कहाँ रहा वो सामान? बिहार में, यूपी में। तो टैक्स किसने कलेक्ट किया? यूपी और बिहार ने। तो उनका नुकसान हुआ था जो ओरिजिन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक जीएसटी के बारे में। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कुछ ऑफेंसेस है जीएसटी लॉ के अंदर, उसे अब डिक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है। तो जीएसटी के अंदर एक डिपार्टमेंट अथॉरिटीज होती थी, वो क्या करती थी? एक तो मॉनेटरी फाइन इम्पोज करती थी, जो गुड्स बेचे जा रहे हैं उसको सीज कर लेती थी, पर इसके साथ ही साथ क्रिमिनल पेनल्टीज भी थी, जिसमें इम्प्रिजमेंट का और फाइन दोनों का प्रावधान था। जैसे कि टैक्स इवेट करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई धोखाधड़ी करना, तो इसमें आपको सजा का प्रावधान था। और इसमें कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस थे ये। तो इस मीटिंग के बाद में हुआ क्या? तो जो प्रोसिक्यूशन होनी थी, तो पहले 1 करोड़ के फ्रॉड तक में ये प्रोसिक्यूशन हो जाता था, बट अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 2 करोड़ का जो भी फ्रॉड का केस होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का या फिर टैक्स एविजन का, तब जाके प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा। इसमें जो आपको जुर्माना लगता था, पहले लगता था 50 से लेके 150% तक जुर्माना लगाया जा सकता है, बट आप उसको कम करके 25 से लेके 100% तक का टैक्स अमाउंट आपको ऐसे जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। और कुछ ऑफेंसेस है जैसे सेक्शन 132 में कि आपने ऑफिसर को ड्यूटी नहीं करने दी, या फिर आपने मटेरियल एविडेंस में कोई छेड़छाड़ की, ऐसे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो ये जो स्टेप है यही पूरे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, और जो बिजनेस है वो भी बिना डर के अपना बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी कभी जो लोकल अथॉरिटीज होती है वो हेरास करती है, तो उससे जो लोकल बिजनेस सेंटीमेंट सेंटीमेंट होता है वो हर्ट होता है। तो इससे हमको एज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा मिलेगा। अब चलते हैं आगे। अब हमारी अगली न्यूज़ है रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को लेकर। मतलब एप्रिकॉट मतलब खुबानी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये लद्दाख का है, और लद्दाख में पहली बार किसी को जीआई टैग मिला है। तो जो लद्दाख को जीआई टैग मिला है वो इस खुबानी की वजह से मिला है, क्योंकि ये जो एप्रिकॉट है ये लद्दाख में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और इसके 2 टाइप होते हैं। एक एप्रिकॉट जो कि व्हाइट सीड से बनता है, एक एप्रिकॉट जो कि ब्राउन सीड से बनता है। तो जो व्हाइट सीड वाला एप्रिकॉट होता है उसे रक्त से कार्पो बोलते हैं, और इसी को जीआई टैग मिला है। और जो ब्राउन सीड से बनता है उसे बोलते हैं रक्त से नागपो या नारमो, मतलब ब्लैक सीडेड।
तो ये डिफरेंस हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगी तो हो सकता है सर ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि जो रक्त से नागपुर को जीआई टैग मिला है, तो वो अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये जो एप्रिकॉट है इसे कैसे प्रमोट किया जा रहा है, ये लद्दाख की तरफ से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया जा रहा है। अब इसकी खास बात देख लेते हैं। तो इस एप्रिकॉट में काफी हद तक हमें विटामिन देखने को मिलते हैं, इसमें कैलोरीज की मात्रा कम होती है और इसमें सॉर्बिटॉल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। सेकंड, इससे जो ऑयल निकलता है उससे आपके जो बैक एक्स हैं, जॉइंट पेन है, उससे रिलीफ मिलता है। और इसमें इसके प्रोडक्शन में केमिकल्स फर्टिलाइजर का भी कम यूज होता है, तो ये ऑर्गेनिक और हमारे हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए रक्त से कार्पो एप्रिकॉट को लेकर, कभी पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज आईएनएस मोरमुगांव को लेकर है। दरअसल ये जो शिप है इसे डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी में भी इसे इंडक्ट कर लिया गया है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये एक टाइप का डिस्ट्रॉयर शिप है। इसे P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ये विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। टोटल 4 है हमारे पास में। और इसका जो डिजाइन है वो किसने क्रिएट किया है, इंडियन नेवी की वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने। और इसे बनाया किसने है, मैजागन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, MDSL ने बनाया है। और इसमें जो बनाने में जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो 75% इंडिजिनस कंपोनेंट यूज किया गए हैं। इसके अंदर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है और एक मॉडर्न सर्विलेंस रडार भी लगाया गया है। और इसका जो नाम मुर्मुगांव रखा है वो गोवा के हिस्टोरिक पोर्ट के नाम पे रखा गया है। और ये कैसे रन करता है, ये गैस टरबाइन पर रन करता है जिसकी स्पीड 30 नॉट्स तक हो सकती है। इसमें एक टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्रू को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। बहुत सारे शिप्स के बारे में यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, जैसे आईएनएस अस्त्र अध्याय 2016 में पूछा था कि वो किस क्लास का है, तो हमें पता होना चाहिए ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, विशाखापट्टनम क्लास की है। तो ऐसे फैक्ट यूपीएससी पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेकर है, जीएमटी। इसे फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने लागू कर दिया है, ताकि जितने भी बड़े बिजनेस हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं जो उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, उन पर अब 15% का मिनिमम टैक्स लगेगा। तो ये जो जीएमटी है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, ये किसके अंडर लगाया जा रहा है, ये बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BAPS। ये जो फ्रेमवर्क है किसका है, ये OECD ने अडॉप्ट किया था G20 कंट्रीज के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य ये था कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जैसे आप अगर भारत में देखिए कई सी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाती है, बट अपना ऑफिस दिखाती है टैक्स हेवन कंट्रीज में, ठीक है। कई सारे बोगस बिल लगा देती है कि हमको वहां पर इतना खर्चा हुआ है, तो उससे क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो कम दिखाती है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर उनको टैक्स भी कम देना पड़ता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो प्रॉफिट पे लगता है। बट अगर आप उनका जो मेन ऑफिस कहीं टैक्स हेवन कंट्रीज में लगा दोगे जहां पे बिल्कुल टैक्स कम लगता है, जीरो लगता है, तो आप वहां पर अपने बोगस बिल लगा देते हो, देखो हमने वहां पर इतना खर्चा किया, ये किया, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी कोई टैक्स लगना नहीं है। तो जो पूरा प्रॉफिट है वो पूरा शिफ्ट कर देती है टैक्स हेवन कंट्रीज की तरफ में। तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ज्यादा नुकसान होता है। इस वजह से ये बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BAPS, ये इनिशिएटिव लाया गया ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको रोका जा सके कि वो जो टैक्स लॉ का लूप होल्स यूज करके टैक्स देने से बचती हैं। अगर हम टैक्स लूजर की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स लूज कौन करता है, यूएसए लूज करता है, उसके बाद जर्मनी, ब्राजील चौथे प्रांत, और फिफ्थ नंबर पर इंडिया है। मतलब जितना टोटल टैक्स इवेजन हुआ है उसका 10% इंडिया से हुआ है, मतलब इंडिया को नुकसान हुआ है। और फायदा किसको होता है, नीदरलैंड को, कैमन आइलैंड, चाइना, हांगकांग और यूके को फायदा हुआ है। BEPS क्या है, बेस इरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है ताकि जो जितने भी MNCs हैं वो जो लूप होल्स यूज करके जो टैक्स देने से बचती हैं या फिर टैक्स कम कर देती हैं, तो उनको रोकने के लिए ये BEPS इनिशिएटिव लाया गया था। तो यूपीएससी ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेकर पूछ सकती है। तो अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन को लेकर है। दरअसल 2021 में इसे लॉन्च किया गया था कि जितने भी हमारे नए व्हीकल्स हैं, जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, और उसके अलावा कुछ डिफेंस, स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं, वो भारत सीरीज को ऑप्ट कर सकती हैं। तो इस भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य ये था कि जब हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट अपने व्हीकल को ले जाना होता था, तो हमें फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तो काफी कॉस्टली भी होता था और इनकन्वीनियंस भी होती थी। तब से ये भारत सीरीज लॉन्च कर दी गई। तो इससे आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने व्हीकल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था, जितने नए व्हीकल्स हैं वही भारत सीरीज को ऑप्ट कर सकते थे, बट अब जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है उसने ये बोला है कि न्यू व्हीकल्स के अलावा अब जो पुराने व्हीकल्स भी हैं वो भी भारत सीरीज की नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। तो छोटी सी न्यूज है, हमें भारत सीरीज के बारे में पता होना चाहिए बेसिकली कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का। What is are the most likely advantage of implementing goods and service tax? पहला है
It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and thus create a single market in India. Second, it will drastically reduce the current account deficit of India and it will enable it to increase its foreign exchange reserve. Third, it will enormously increase the growth and size of the economy of India and will enable to overtake China in near future. तो ये काफी इजी क्वेश्चन था क्योंकि अभी हमने जीएसटी डिस्कस किया तो ये काफी सारे टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया था। ठीक है, तो इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, जो सेंट्रल कलेक्ट करती है, स्टेट कलेक्ट करती है, ताकि इंडिया को एक सिंगल मार्केट की तरह डेवलप किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करेगा। तो जीएसटी जब लॉन्च हुआ था तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि वो एक टाइप से टैक्स है। इसका आप इनडायरेक्ट वे में देख सकते हो कि इससे इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हो सकता है इंडिया कम इंपोर्ट करे, पर गुड्स एंड सर्विस के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं था। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया। उसके बाद जो थर्ड है, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। तो जब जीएसटी 2017 लॉन्च हुआ था तो ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हमें चाइना को ओवरपास करना है। जीएसटी को ग्रोथ के लिए जरूर लाया गया था कि इससे ग्रोथ बढ़ेगी, इससे बिजनेस बढ़ेगा, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि इससे जो चाइना को हम ओवर पावर करेंगे, ओवरकम करेंगे। तो ये भी अपने आप गलत हो जाता है। तो आंसर क्या बचता है? ए। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।